नमस्कार फरीदाबाद। आज हमारे साथ हैं जेजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कृष्ण जाखड़ जी। और बात करेंगे जेजेपी पार्टी का हरियाणा में अस्तित्व क्या है, क्या आने वाले समय में नीतियां रहेंगी, क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी की हरियाणा में जो सरकार है उसको लेकर अब सवाल यह भी उठने लगे हैं। जाखड़ साहब नमस्कार। नमस्कार। अब लोगों के मन में एक सवाल यह उठने लगा है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और हो सकता है जेजेपी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर अगली बार। हम किसी आने वाले समय के बारे में वैसे तो भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको जरूर कहना ऐसे चाहूँ। हालात बनते हैं, कांग्रेस आती है तो कांग्रेस साथ गठबंधन कर सकती है जेजेपी। आज की तारीख में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, राजनीति संभावनाओं का खेल है। ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि पूरी 90 विधानसभाओं में और 10 पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसीज में मजबूती के साथ हम तैयारी करने लग रहे हैं और हमारी तरफ से कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ेंगे। और मिशन 2024, दुष्यंत मिशन 2024 की शुरुआत हो चुकी है और पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ तैयारी करेगी, ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। चुनाव कैसे लड़ेगी और क्या रणनीति रहेगी, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। साहब, ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार के साथ समझौता करके कहीं जेजेपी ने अपना अस्तित्व भी खत्म किया है, क्योंकि बीजेपी से सरकार जो लोग हैं, हरियाणा की जो जनता है वो नाराज़ है और बहुत से चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनसे जनता पूरी तरह से त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं उसका डैमेज जेजेपी को झेलना पड़ सकता है। हमारे खिलाफ किसी प्रकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो जननायक जनता पार्टी ने लोगों से वादे किए थे, चाहे युवाओं के 75% आरक्षण की बात हो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, हमने उसको पूरी ताकत के साथ में लागू करवाने का काम किया, विधानसभा में उसको पारित करवाया। चाहे 33% के डिपो होल्डिंग में महिलाओं के आरक्षण की बात थी, हमने मजबूती से उसको लागू करवाया। चाहे 50% महिलाओं का जो ग्राम पंचायतों में रिजर्वेशन की बात थी, हमने मजबूती से उसको लागू किया। और रही बात हमने जो पेंशन लागू नहीं हो पाई। बिल्कुल आप जो कह रहे हो मैं इस बात से सहमत हूँ। हमने एक बात कही थी अपने घोषणा पत्र में कि जी हमारा पेंशन जो है 5100 रुपये होगी। ताऊ देवीलाल जी को लोग जानते हैं हरियाणा में, पेंशन के नाम से जो ताऊ देवीलाल जी का नाम है, वो उनके जो पोते हैं दुष्यंत चौटाला जी ने जो घोषणा की थी, जो सरकार के साथ जो गठबंधन था 5100 रुपये, वो मतलब कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि दादाजी की छवि को डेंट कर रहे हैं। दादाजी की छवि को आगे बढ़ाया है, डेंट नहीं किया है। और रही 5100 की बात, तो हमने अपने बिल्कुल मतलब बुजुर्गों के साथ धोखा हो गए। तो 5100 रुपये कह के अभी तक 3000 रुपये 2750 रुपये पेंशन मिल रही है। अगर आप मेरी बात पूरी करने दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जब ये बात कही थी 5100 रुपये पेंशन की, तो हमने पूर्ण रूप से ये बात कही थी कि अगर जननायक जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम पहली कलम से 5100 रुपये पेंशन करने का काम करेंगे। अगर दुष्यंत जी मुख्यमंत्री बनते और 46 विधायक हमारे होते जननायक जनता पार्टी के, तो पहली कलम से 5100 रुपये पेंशन करने का काम करते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां थी उसके अंदर हमारे केवल 10 विधायक थे और एक छोटी सी भागीदारी हमारी सरकार के अंदर थी, और उसके तहत जितने प्रयास हम कर सकते थे और जितने काम हम करवा सकते थे उनको करने का हमने पूरा भरसक प्रयास किया। और एक बात दुष्यंत जी ने भी कही है, डॉक्टर अजय सिंह जी भी कहते हैं हमेशा, हाँ बिल्कुल टीस है 5100 रुपये की, लेकिन अभी समय बाकी है, अभी समय 1.5 साल का बाकी है। तो पूरा प्रयास करेंगे कि भी हमारी जो पेंशन है जितनी उसमें मैक्सिमम बढ़ोतरी हो सके उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। और भगवान ने आगे अगर हमारे को मौका दिया और आशीर्वाद दिया दुष्यंत जी को, तो जो वादे अधूरे भी रह जाएंगे उनको पहली कलम से पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो मतलब ये कह सकते हैं कि सत्ता सुख भोगना जो चाहते हैं, जब तक सत्ता सुख भोगेंगे जब तक सरकार की खिलाफत नहीं करेंगे। नहीं, हम किसी प्रकार की सत्ता सुख की बात नहीं कर रहे। ये टाइम की डिमांड थी, जो सत्ता बनी, जो सरकार बनी, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक थे, हमारे 10 विधायक थे, और हम सरकार के जनता के ऊपर किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहते थे, ना ही हम उनके ऊपर चुनाव थोपना चाहते थे। तो वो जो वक्त की डिमांड थी उसके हिसाब से सरकार बनी और हम सरकार के सहयोगी, इस बात से हमें कतई कोई गुरेज नहीं है। और जितने प्रयास हमने वेलफेयर के लिए कर सकते थे हमने किए, और वो हम बड़े गर्व के साथ करते हैं। जाकर साहब, नई जिम्मेदारी मिली है, जिलाध्यक्ष बने हैं फरीदाबाद के, और शुभकामनाएं आपको। क्या नई रणनीति रहेगी और किस तरह से जो जेजेपी फरीदाबाद में अपना वर्चस्व कायम करेगी? इस बात का पूरा विश्वास आप कर सकते हैं
कि जननायक जनता पार्टी फरीदाबाद में अपना परचम लहराएगी। हम घर घर तक जाएंगे, गांव गांव तक जाएंगे, गली गली तक जाएंगे और जननायक जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे और सभी मजबूत साथियों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। अब मजबूत भी क्या, हर कार्यकर्ता को, हर कमज़ोर को, हर मजबूत को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और आप आने वाले समय में देखोगे कि सभी विधानसभाओं में जननायक जनता पार्टी बड़ी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। और इससे पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन भी होगा, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन तक भी आप देखोगे कि हम अपनी मजबूत स्थिति में होंगे। चाहे हम लड़ें, चाहे हम समर्थन करें, जो भी होगा जननायक जनता पार्टी निर्णायक स्थिति में होगी। कार्यकर्ताओं को बूस्टअप के लिए पार्टी क्या कर रही है? कोई एक्टिविटी, कुछ अभी कोई सम्मेलन, कुछ इस तरह का? अभी 3 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी फरीदाबाद आ रहे हैं। एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने का काम करेंगे और उनको दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। तो इसी प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर डॉक्टर साहब के कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे और उसी कड़ी के अंदर आगे दुष्यंत जी भी फरीदाबाद आएंगे और कम से कम 25 से 30 प्रोग्राम उनके पूरे शहर के अंदर होंगे। फरीदाबाद में? जी, पूरे फरीदाबाद के अंदर प्रोग्राम होंगे और पूरे शहर को आप देखोगे कि भी हम आंदोलित करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर आपने जो अपना आगाज है एमपी चुनाव के या एमएलए के, वो शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पे मिशन 2024 दुष्यंत स्टार्ट हो चुका है और हमारा लक्ष्य है 2024, और भगवान ने आशीर्वाद दिया और जनता की दुआएं हमारे साथ रही, तो 2024 में जननायक जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी, ऐसा मेरा विश्वास भी है और ऐसा भगवान आशीर्वाद भी देंगे। जाखड़ साहब, आप जब उसमें जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, तो लोकल समस्याओं का सामना बीजेपी के जो नेता हैं उनके साथ साथ आपको भी करना पड़ेगा। और फरीदाबाद में समस्याओं का अंबार है। छोटी सी बारिश हुई है लेकिन पूरा शहर लबालब है, पानी का निकास नहीं है और आपराधिक मामले काफ़ी सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से किस तरह से पब्लिक जो रुष्ट है पूरी तरह से संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक शहर के अंदर जल भराव की बात है तो एफएमडीए मजबूती से काम कर रही है। एफएमडीए के ऊपर काफ़ी चेक सिस्टम सरकार ने भी लगा रखा है। जब भी कोई शहर के अंदर कोई भी रिकंस्ट्रक्शन होती है तो ऑब्वियसली एक डेमोलिशन भी होती है, उसके अंदर लोगों को परेशानी भी आती है। अब आने वाले समय में आप देखोगे, कम से कम मैं ये मान रहा हूँ इस बात को कि 6, 8, 10 महीने के अंदर फरीदाबाद की शहरों की स्थिति बहुत अच्छी होगी। ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा होगा, वाटर सप्लाई की समस्या भी दूर होगी। तो ऐसा मेरा मानना है कि, और रही बात जहाँ पे अगर हमारी कहीं कमी होगी तो उसको ईमानदारी से स्वीकार भी करेंगे और उसको दूर करने का प्रयास भी करेंगे। कमियाँ। अवैध खनन बड़ा मुद्दा है, बार बार मंत्री जी हैं हमारे फरीदाबाद से, और अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। शहर में लगातार अवैध खनन के मामले आ रहे हैं और इसके अलावा अवैध कंस्ट्रक्शन जो शहर के लिए बड़ी समस्या है। अधिकारियों की मिली भगत से शहर में लगातार अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और कोई कार्रवाई, कोई उन पर लगाम कसने की ना सरकार के जो है नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से कोई कोशिश की जा रही है। ऐसे में जेजेपी किस तरह से अपना रोल अदा करेगी? देखिए, जहाँ तक अवैध खनन की बात है, अगर आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे कांग्रेस के रिजीम की और आज के तारीख के अंदर, तो ये जो गठबंधन की सरकार है ये बेटर फुटिंग पे है। रोज़ मामले दर्ज होते हैं। अब कोई चोरी चकारी कहीं से कोई डंपर भर ले आया, कहीं पर किसी ने जेसीबी लगा दी, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जो लोग पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ जुर्माने लगते हैं। और रही भ्रष्टाचार की बात, बिल्कुल दुरुस्त बात है। जहाँ भी कोई भ्रष्टाचारी मिलता है, पकड़ा जाता है, और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और जो भी प्रोसेस है उस प्रक्रिया के तहत सारा काम होता है। और इससे पहले आप मानोगे भी कांग्रेस के रिजीम में बड़े बड़े घोटाले हुए, 2G हुआ, 3G हुआ, जीजा जी हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ। आपने बताओ मेरे को, कौन से किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई, उनमें मामले दर्ज हुए हैं उन पे जो कांग्रेस के टाइम में ये अपना घोटाला 2G घोटाले में भी कार्रवाई हुई, अरेस्टिंग हुई। और हरियाणा की बात करें, जो पिलर बॉक्स घोटाला था उसमें भी कार्रवाई हुई, सस्पेंड हुए। लेकिन बीजेपी में सिस्टम ये चल रहा है कि गिरफ्तारी होती है, पैसे लेते हुए पकड़े जाते हैं और पैसे देकर छूट जाते हैं, कोई किसी को सजा आज तक नहीं हुई है। देखिए, सजा करना, सजा देना, सजा नहीं देना, ये तो कोर्ट का काम है। हाँ, इस बात को आप विश्वास कर सकते हो कि जो भी बात होती है कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से मजबूती से रखी जाती है। अब कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्या लैप्सेस रहते हैं, वो एक अलग बात है। जाखड़ साहब, अंतिम सवाल, बार बार जो लोग हैं उनका ये कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर है। अधिकारी हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो अधिकारी हैं उनका एक प्रभुत्व है, वो अपनी मनमानी करते हैं। जो नुमाइंदे हैं सरकार में जो उनकी नहीं सुनते हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी नहीं सुनते हैं। तो क्या कहेंगे, सरकार कमज़ोर है?
नहीं, सरकार बिल्कुल कमजोर नहीं थी। सरकार तो सरकार होती है, सरकार के आदेश किसी भी अधिकारी की कोई हिम्मत नहीं कि ना माने। जो सरकार की डायरेक्शंस होती है, कुछ ऐसा है कि सरकार में मतलब ये कुछ लोगों की मन चलती हो, बाकियों की नहीं चलती हो, इस तरह से कुछ है? देखिए जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट्स का ताल्लुक है, जेजेपी की कितनी चलती है? जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट्स का ताल्लुक है, दुष्यंत जी के कही हुई बात के ऊपर बिल्कुल अमल होता है। किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं कर सकता। अगर करने की कोशिश करता है तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसको तुरंत सस्पेंड किया जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है दुष्यंत चौटाला जी के पास, रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक्साइज डिपार्टमेंट है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप इंक्रीज देखिए, एक्साइज एंड टैक्सेशन में इंक्रीज देखिए, पीछे की कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स उठाइए। आप देखेंगे आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। जो दुष्यंत जी के पास थे, एविएशन देख लीजिए, आज एविएशन में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। फूड सप्लाई के अंदर ऑनलाइन हो गया, प्रॉपर्टी आईडी बनती है, सब कुछ बनती है, लेकिन लोग अब भी पहले की तरह धक्के खा रहे हैं। लोगों के काम नहीं होते। आप तहसीलों में चले जाइए, बुरा हाल है, भ्रष्टाचार है। पटवारी काम नहीं करते, तहसीलदार काम नहीं करते। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जीरो अब सब चीज़ें दुरुस्त हो चुकी है, 100% ठीक हो चुका है, लेकिन हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है, सारा सिस्टम ऑनलाइन किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि कहीं भी कोई आपको दलाल मिले, कोई भ्रष्टाचारी मिले, उसकी आप कंप्लेंट कीजिए, उसके खिलाफ एक्शन होगा। अब आप चुपचाप, कोई अगर किसी मिली भगत से कोई चुपचाप कोई काम करता है, सरकार क्या कर सकती है इसमें? हाँ, सरकार की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि कोई भी आदमी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसको सस्पेंड भी किया जाएगा और उसको टर्मिनेशन तक ले जाया जाएगा। तो फरीदाबाद कृष्ण जाखड़ जी हैं, जेजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं और पार्टी को विस्तारित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी समय से पार्टी में सक्रिय हैं। और अभी दुष्यंत चौटाला जी और अजय चौटाला जी का सम्मेलन है 3 तारीख को। नहीं, डॉक्टर अजय सिंह जी का सम्मेलन है 3 तारीख को। संजय नहीं आएंगे? दुष्यंत जी की अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, जैसी डेट आएगी बताएंगे। शहर के अंदर कम से कितने लोग सम्मेलन में आने का अनुमान लगा सकते हैं? सम्मेलन में पूरे जिले के कार्यकर्ता आएंगे, पूरे जिले के कार्यकर्ता आएंगे। अच्छा सम्मेलन होगा, बड़ा सम्मेलन होगा। और क्या मोटिव रहेगा सम्मेलन का? सम्मेलन, कोई भी सम्मेलन होता है उसका अपना एक मकसद होता है। हमारा मिशन 2024 दुष्यंत स्टार्ट हो चुका है और 2024 के अंदर जननायक जनता पार्टी अपना परचम लहरा रहा है। इसके लिए डॉक्टर अजय सिंह जी फरीदाबाद आ रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे, उत्साह भी पैदा करेंगे और उनको दिशा निर्देश भी देंगे। यही सम्मेलन का मकसद है। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के अन्य खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।